प्रकार के प्रोटीन ही तो होती है जो रेनिन जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और केसिन प्रोटीन होती हैं जिसके वजह से पारा कैसिनेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। चलिए छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाती हैं, आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। भोजन का पूर्ण पाचन जो होती है, यानी कि भोजन जो हम खाते हैं, भोजन जो हम खाते हैं उसका पूर्ण पाचन जो होती हैं वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती हैं। इसका 3 चरण होती हैं, 3 स्टेप है, जिसे हम पक्वाशय इंग्लिश में डुडोनम, जेजोनम जिसे इंग्लिश में जेजोनम, और इलियम जिसे इंग्लिश में इलियम बोला जाती हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का जानना होगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश जानते हैं और हिंदी नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप फंस सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी का इंग्लिश बहुत इजी होता है, जबकि बायोलॉजी का हिंदी बहुत टफ होता है। तो हिंदी आपको जानकारी इसका होना चाहिए, इंग्लिश नहीं भी है तो चलेगा, परंतु हिंदी आपको चाहिए, क्योंकि आपको फंस सकते हैं। तो कहाँ फंसेंगे आप? हिंदी में, क्योंकि कुछ ऐसे जगह होते हैं बायोलॉजी में जहाँ पर हिंदी बहुत टफ होते हैं, और क्वेश्चन टफ बनाने के लिए वहीं से क्वेश्चन अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि लोग फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बायोलॉजी में इंग्लिश बहुत ईजी होता है, कोई टफ नहीं है, हिंदी उसका बहुत टफ हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पक्वाशय को डुडोनम बोला जाता है इंग्लिश में। अब देखिए, पक्वाशय को याद रख पाएगा क्या? डुडोनम सबको याद रहता है, डुडोनम, लेकिन पक्वाशय बहुत कम को याद होता है। तो पक्वाशय हिंदी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जेजोनम को जेजोनम बोला जाती हैं, और इलियम को इलियम बोला जाती है। इसमें कोई अंतर नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। तो छोटी आंत के 3 भाग देख पाए, पक्वाशय, जेजोनम और इलियम, ये 3 भाग होता है छोटी आंत का, जहाँ पर पूर्ण पाचन प्रोटीन का, पूर्ण पाचन कार्बोहाइड्रेट का, और पूर्ण पाचन जो होती हैं वो वसा का, तीनों पच के तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर छोटी आंत में ही आपको रस बनता है, धातु बनते हैं। वहाँ से स्टार्ट इलियम, जो कि आगे बताएंगे, इलियम वाले भाग में विलाय होता है जहाँ पर चूसने का काम करती हैं। तो आगे इसका हम बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल पक्वाशय, जेजोनम और इलियम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है, पक्वाशय, जेजोनम और इलियम पढ़ने से पहले हम लोग यकृत के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। क्यों? क्योंकि यकृत जो होता है इसमें पित्त बनता है। क्या? पित्त बनता है यकृत में। और लेकिन जो हम भोजन खाते हैं वो आमाशय में जाकर HCl बनता है, और वो HCl क्या करता है? वो एसिडिक बना देता है भोजन को। जो हम भोजन खाते हैं उसको कैसा बना जाती हैं? एसिडिक बना जाती हैं। अब एसिडिक भोजन जो होती हैं वो छोटी आंत में पाचन उसका नहीं होती है। तो उस एसिडिक को पहले क्षार टाइप में बनाना पड़ता है, और जब क्षार बनेगा ना तब जाके छोटी आंत उसे पचाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट्स है, आप इसको समझने का प्रयास करें। एसिडिक भोजन को कभी भी छोटी आंत नहीं पचा पाता है। इसलिए हम जो एसिडिक, चूँकि हम भोजन जो खाते हैं वो आमाशय में जाकर वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और छोटी आंत अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाता। छोटी आंत जो होता है वो अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाता है, इसलिए पहले अम्लीय भोजन को क्षारीय करना पड़ता है। क्षारीय कौन करेगा? तो यही पित्त जो है वो भोजन को क्षारीय कर देता है, और तब जाकर भोजन क्या होता है? पचना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पित्त है कहाँ पर। सबसे पहले तो पित्त को ढूंढना पड़ेगा कि पित्त आखिर है कहाँ, क्योंकि पित्त अगर नहीं रहेगा तो भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि वही भोजन क्या होगा? एसिडिक रहेगा, और छोटी आंत में एसिडिक भोजन का कोई मतलब नहीं बनता। जब तक आप क्षारीय नहीं कीजिएगा भोजन नहीं पचेगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो पित्त का खोज होता है, और पित्त बनता कहाँ है? तो यकृत में। इसलिए हम लोग छोटी आंत पढ़ने से पहले हम लोग यकृत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके आपको छोटी आंत में भोजन जाएगा और पचना स्टार्ट होगा। लेकिन यकृत जिसे लीवर बोला जाती है, क्या इंग्लिश में इसको लीवर बोला जाती हैं, और मुस्लिम भाषा जो है यानी कि उर्दू भाषा में इसको क्या बोला जाती हैं? जिगर। इसको कहीं कहीं जिगर भी बोला जाती हैं,
जिगर कैसा शब्द है? तो उर्दू शब्द है। क्या है? उर्दू। जो मुस्लिम भाई हैं उनका शब्द क्या है? जिगर। जबकि हिंदी में इसको क्या बोला जाती हैं? यकृत। क्या? यकृत बोला जाती हैं। और इंग्लिश में इसको लीवर बोला जाती है। क्या? लीवर बोला जाता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। यकृत से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाती हैं। यकृत चैप्टर, जो कि एक प्रकार के चैप्टर ही होती हैं, उसको पढ़ना होता है, एक स्पेशलाइज करके पढ़ना होता है। जो एक जब हम ग्रंथियाँ बताएंगे तो वहाँ पर यकृत के बारे में डीप नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल में यकृत के जितना भी काम होगा, चूँकि भोजन को पचाना है और भोजन को पचाने के लिए पित्त की ज़रूरत पड़ता है और पित्त बनता है यकृत में, इसलिए यकृत में थोड़ा बहुत तो जानकारी अवश्य ले लेना पड़ेगा। तो चलिए यकृत के बारे में, लीवर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पहला जानकारी तो ये है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या? ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। इसका जो भार होता है, कभी कभी पूछ देता है कि यकृत का भार कितना होता है, वेट। तो वेट कितना होता है? तो लगभग 1.5 किलो होता है। कितना होता है? लगभग 1.5 किलो होता है। और यकृत में हम बताए थे, जब हम कोशिका बता रहे थे तो हम आपको ये बताए थे कि इसमें क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः ठीक कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लीवर में छुरी मार दिया है तो छुरी मारने के बाद भी लीवर बच सकता है, क्योंकि लीवर क्या होता है? लीवर में रीजनरेशन की क्रिया बहुत ज़्यादा होता है। रीजनरेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, अगर अब उसे आप काट दीजिए और फिर काटने के बाद फिर हो जाए, वो चीज़ अपने आप हो जाए, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है? जैसे आप छिपकली के पूँछ देखते होंगे कि छिपकली के पूँछ जब बड़ा हो जाता है तो छिपकली अपने पूँछ को क्या करता है? काट देता है। क्या करता है? काट देता है, ताकि वो जानता है, वो क्या जानता है कि छिपकली जो हम काटे हैं वो फिर क्या करेंगे? उसको बना लेंगे। तो कुछ है लीवर में ये ज़्यादा देखा जाता है कि यदि लीवर डैमेज भी हो गए हैं, क्या? लीवर डैमेज भी हो गए हैं तो भी लीवर रीजनरेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीवर में रीजनरेशन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र होती है। इसलिए अगर लीवर 80% भी ख़राब हो जाता है तो वो फिर से मतलब नया तैयार हो सकता है। इसलिए लीवर से इतना फैक्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। लीवर में पुनर्निर्माण जो होता है, रीजनरेशन की क्रिया बहुत ज़्यादा होता है। यकृत में मेन चीज़ क्या है कि यकृत में पित्त का निर्माण होता है। क्या? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। देखिए, पित्त बनाने का काम तो लीवर करता है। क्या? पित्त बनता तो लीवर में है, लेकिन स्टोर्ड, बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त बनता कहाँ है? तो यकृत में। लेकिन पित्त स्टोर्ड कहाँ होता है? कहाँ पर पित्त स्टोर्ड होगा? तो पित्त स्टोर के बात करेंगे तो ये कहाँ होता है? अग्नाशय में। क्या? अग्नाशय में होता है। सॉरी, पित्ताशय। पित्त को जो जमा रखता है उसको पित्ताशय बोला जाती है। बनता कहाँ है? तो बनता है आपका लीवर में, लेकिन एक पित्ताशय होता है जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोला जाती है। क्या बोला जाती हैं? गॉल ब्लैडर बोला जाती हैं पित्ताशय को। तो बनता कहाँ है? लीवर में, यकृत में बनता है, जिगर में बनता है। लेकिन हम स्टोर्ड करने के बारे में पूछते हैं आपसे कि जो पित्त बना यकृत में, लेकिन स्टोर्ड कहाँ हुआ? तो आपको बताना पड़ेगा ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, जिसे हिंदी में पित्ताशय बोला जाता है। बायोलॉजिकल नेम पित्ताशय। पित्ताशय में ये बनने का काम, पित्ताशय में ये जमा होता है, स्टोर्ड होता है। तो आपको पता चल गया कि पित्त बनता कहाँ है। पित्त बनता है आपका यकृत में, लेकिन पित्ताशय में क्या होता है? ये स्टोर्ड होता है। जमा होने का काम कौन करता है? पित्ताशय। इतना आपको पता होना चाहिए। अब पित्त जो है, पित्ताशय के बारे में देखते हैं कि पित्ताशय को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोले जाती हैं। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त, क्या? यकृत द्वारा बनाया गया पित्त जो होता है वो पित्ताशय में जाकर स्टोर्ड होते हैं। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है। आपको स्थान ही पता होना चाहिए। कभी कभी स्थान दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ दिया जाता है कि आपको फिगर देगा और आपको बताना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, यकृत के जस्ट नीचे जो होती हैं वो पित्ताशय होती हैं, गॉल ब्लैडर होती हैं। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है वो, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर में मतलब
आपको किसी भी तरह का स्टोन हो जाता है गॉल ब्लैडर में, तो उस स्टोन को काट कर हटा दी जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मर नहीं जाओगे। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाता है तो उसको काट के क्या करते हैं डॉक्टर, उसको हटाने का काम करते हैं। इसलिए पूरे पित्ताशय को भी काट के हटा सकते हैं। पित्ताशय से क्या है कि आपको अगर पित्ताशय काट के हटा दीजिएगा तो देखिए, पित्त खाली बनने का काम करता है, पित्त स्टोर करने का काम क्या होता है, पित्त जब स्टोर करने का काम सिर्फ पित्ताशय का होता है, इससे ज़्यादा काम पित्ताशय का नहीं होता है। चूँकि पित्त, अब आपको करना क्या है कि मान लिया पित्ताशय आप काट के हटा दिए हो, क्या पित्ताशय आप काट के हटा दिए हो, तो चूँकि पित्त जमा तो होता है पित्ताशय में, अब क्या करना पड़ेगा, चूँकि बन गया लीवर में, यकृत में बन गया, लेकिन अब स्टोर करने की बात आता है तो स्टोर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्या स्टोर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके लिए डॉक्टर क्या बताते हैं कि अगर पित्ताशय आपको काट के डॉक्टर हटा दिए हैं, क्या पित्ताशय डॉक्टर काट के हटा दिए हैं, तो क्या कर डॉक्टर साहब क्या बताते हैं कि अगर पित्ताशय आपको काट के हटा दिया गया है तो आप भोजन टाइम पर करें, क्या भोजन टाइम पर करना पड़ेगा, ना 1 मिनट पहले और ना 1 मिनट बाद, क्योंकि जब आप टाइमिंग खाना खाओगे तो पित्त बनता कहाँ है, यकृत में। जैसे लीवर के पास गया और मतलब वो छोटी आंत के पास गया, और छोटी आंत चूँकि एसिडिक भोजन को पचाता नहीं है, उसमें पित्त मिलना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप टाइम पर खाना खाओगे तो वो पित्त जो होता है वो टाइम पर छोड़ेगा। जब भोजन वहाँ पहुँचेगा तो पित्त यकृत क्या करेगा, उस पित्त को छोड़ेगा, और पित्त को छोड़ेगा और भोजन एसिडिक से क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और भोजन छोटी आंत में चल जाएगा और पचना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए पित्ताशय को बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, बस इतना भूमिका होता है कि जो पित्त बनता है उसे स्टोर करने का काम पित्ताशय का होता है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर पित्ताशय अगर नहीं रहेगा तो क्या भोजन पचेगा, तो हाँ पचेगा, क्यों, लेकिन आपको टाइम पर भोजन करना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल 1 मिनट नहीं पहले और ना 1 मिनट बाद, बिल्कुल टाइम पर भोजन करना पड़ेगा। अब वरना अगर टाइम पर भोजन नहीं करेंगे तो वो भोजन नहीं पचेगा, वो सड़ेगा, क्या वो सड़ेगा भोजन, क्योंकि पित्ताशय जो होता है पित्त को स्टोर करता है, वो भोजन जाता है वहाँ पर पित्ताशय जो होती हैं पित्त को सिक्रेट कर देता है, और पित्ताशय पित्त को सिक्रेट करेगा तो उसके बाद भोजन पचेगा। लेकिन प्रश्न तो यहाँ ये उठता है कि पित्ताशय अब है ही नहीं, जब पित्ताशय नहीं रहेगा तो वसा को पित्त को कौन छोड़ेगा, फिर तो आपको स्टोर नहीं है, वो तो लीवर ही छोड़ेगा ना। अब लीवर डायरेक्ट छोड़ता है, तो लीवर डायरेक्ट छोड़ेगा तो आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि भोजन अब पहुंचा लीवर छोटी आंत में और लीवर को पता ही नहीं है कि भोजन आया कि नहीं, क्योंकि ये पता किसको है, पित्ताशय को पता है कि भोजन अब पहुंचने वाला, क्योंकि पित्ताशय के ऊपर होता है लीवर, लीवर के नीचे होता है पित्ताशय, अब पित्ताशय के बगल साइड में होता है छोटी आंत। अब छोटी आंत में भोजन जब जाएगा, क्या छोटी आंत में भोजन जब पहुंचा तो सबसे पहले किसको जानकारी होगा, पित्ताशय को जानकारी होगा। भाई जो लोकल रहेगा घर, जो सबसे पहले आपके घर के नज़दीक जो रहेगा घर, उसको पता रहेगा ज़्यादा, कि आपके दूर जो घर है उसको ज़्यादा पता रहेगा। तो निश्चित तौर पर आपके घर के नज़दीक वाला जो लोग होगा वो आपके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। उसी प्रकार पित्ताशय जो है वो छोटी आंत के नज़दीक है, इसलिए जानकारी सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, पित्ताशय के पास होगा, न कि लीवर के पास होगा। इसलिए पित्ताशय तो स्टोर करने का काम होता है, इसलिए पित्ताशय रहना बहुत ज़रूरी होता है भोजन पचने के लिए। क्या भोजन पचने के लिए पित्ताशय का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पित्ताशय नहीं भी है तो आप मर नहीं जाओगे, आप जिंदा रहोगे, लेकिन आपका टाइम जो है टाइम पर भोजन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप टाइम पर भोजन नहीं करोगे तो भोजन सड़ेगा, और सड़ेगा, गलेगा, रोग भयंकर हो जाएगा, मर जाओगे। तो इससे बेहतर है कि टाइम पर भोजन करें। अगर पित्ताशय आपका काट के हटा दिया गया है तो डॉक्टर साहब आपको ये बताए होंगे कि आप टाइम पर भोजन कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर टाइम पर नहीं भोजन करोगे तो क्या होगा, भोजन सड़ेगा, गलेगा, और सड़ जाएगा तो रोग हो जाएगा भयंकर, मर जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पित्ताशय से जुड़ी तमाम क्वेश्चन जो है समझाने का मेरा प्रयास रहा है, और फिर हम समझाते हैं कि पित्त जो है एंजाइम न होते हुए पाचन में सहायता करता है। अब देखिए बात यहाँ, प्रश्न यहाँ उठता है कि पित्त तो एंजाइम है नहीं, और चूंकि हम जानते हैं कि भोजन को पचाता कौन है, एंजाइम से ही पचाते हैं ना। लेकिन पित्त को मैं बता रहा हूँ कि ये एंजाइम नहीं है, फिर भी ये भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त होता है। क्यों?
क्योंकि भोजन अम्लीय है। क्या भोजन जो हम खाते हैं वो अम्लीय है, उसे क्षारीय करना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो क्षारीय नहीं होगा तो भोजन नहीं पचेगा, क्योंकि छोटी आंत ये कहता है कि हम भोजन एसिडिक को नहीं पचाएंगे। हम भोजन कैसा पचाएंगे? हम भोजन क्षारीय होगा और तब मैं उसे पचाने का प्रयास करेंगे। तो जो छोटी आंत होती हैं जो कभी भी भोजन को, अम्लीय भोजन को नहीं पचाता है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि क्या जो छोटी आंत जो होती हैं वो भोजन कैसा पचाता है। तो वहाँ पर क्षारीय ऑप्शन में था, अम्लीय था, दोनों था। तो आपको वहाँ क्षारीय मारना था, न कि अम्लीय मारना था। लेकिन बहुत बच्चे जो जानकारी के अभाव होते हैं वो क्या अम्लीय मार के चल आते हैं। क्यों? क्योंकि अम्लीय उनको दिखता है कि HCl पास के पास गया होगा और भोजन कैसा हो गया होगा? अम्लीय। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि छोटी आंत को अम्लीय भोजन नहीं पचाता है, छोटी आंत को क्षारीय भोजन पचाता है। तो आपको इतना जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो ये आपको होना चाहिए। अब पित्त का जो pH वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, चूँकि क्षारीय होता है और क्षारीय जो होती हैं 7 से नीचे अम्लीय होता है और 7 के ऊपर जो होती हैं वो क्षारीय होती हैं। और 7 जो होती हैं जिसका pH वैल्यू 7 होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। लेकिन अगर किसी भोजन का pH अगर ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, तो वो भोजन कैसा होगा? क्षारीय भोजन होगा। अब चूँकि pH वैल्यू जो पित्त का है वो 7.8 से 8.5 होता है, तो क्या है? ये क्षारीय हो गया और भोजन को पचाता है। और ये कैसी भोजन को पचाता है? तो वसा जो आप खाते हो, क्या वसा जो खाते हो आप, उसको बसीय अम्ल में तोड़ देता है। क्या वसा जो आप खाए हो उस वसा को बसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पाइसीकरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि पित्त जो होता है वो कैसी भोजन को पचाता है। तो वसा जो होता है वसा को कन्वर्ट कर देता है बसीय अम्ल में, जिसे फैटी एसिड बोला जाता है। क्या? फैटी एसिड के नाम से जाना जाती हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है। और पित्त जो होता है क्षारीय होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पित्त का जो pH मान होता है वो 7.8 से 8.5 होता है। इस क्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको इतना आपको पता अवश्य होना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा और बताने का प्रयास करते हैं, फिर हम इस अध्याय को बंद करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए एक पकवासे के विषय में थोड़ा सा जानकारी हम पहले दे देते हैं, उसके बाद हम कल यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पकवासे को हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है। क्या बोला जाती हैं? ग्रहणी। और इंग्लिश में डुडोनम बोला जाती हैं। इंग्लिश में डुडोनम, हिंदी में बायोलॉजिकल हिंदी जो होता है उसको पकवासे, और शुद्ध हिंदी जो होती है उसको गृहिणी बोला जाती है। क्या? गृहिणी। और बायोलॉजिकल में जो पूछा जाएगा वो पकवासे। क्या? पकवासे मतलब पकना। क्या? पकना। क्या? भोजन पकता है। जो भोजन आप खाए हो ना वो भोजन पकेगा पहले पेट में, और जब पकेगा उसके बाद ये पचता है। बिना पकेगा नहीं, जब तक चावल को गर्म नहीं करोगे तब तक वो भात नहीं बनेगा। उसी प्रकार से जो भोजन आप खाए हो वो गर्म पहले करेगा पेट में जाता है, वो पूरा आग बनता है, और आग बनने के बाद आपके भोजन पचना स्टार्ट होता है। जब तक आग नहीं बनेगा तब तक भोजन नहीं पचेगा। तो पहले आग बनाना पड़ेगा ना। तो तभी तो कहा गया है कि खाना खाओ और पानी नहीं पियो। क्या? खाना खाओ पानी नहीं पियो। क्यों नहीं पानी पियो? इसीलिए क्योंकि जब खाना आप खाते हो तो ये ठंडा हो जाता है, और जब भोजन ठंडा हो जाएगा तो पचने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो इंटेस्टाइनल जो सिक्रीट करता है वो पतला हो जाता है। और जब पतला हो जाएगा पानी पीने से तो वो पचेगा नहीं, सड़ेगा। क्या? पचेगा नहीं, वो क्या होगा? भोजन सड़ेगा। और सड़ेगा तो आपको पता ही है कि भोजन सड़ने से क्या होता है? बैक्टीरिया पनपेगा, भयंकर डिजीज का सामना करना पड़ेगा, लीवर खराब होगा, छोटी आंत डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, अधिवृक्क डैमेज हो जाएगा। मतलब उससे तरह तरह की बीमारियां आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। निश्चित ही बीमारियां कहाँ से आती है? तो भाई पेट से आता है। आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल जो बीमारी है, ओरिजिनल बीमारी मतलब कोई मशीन ख़राब हो गया आपका। क्या? कोई मशीन ख़राब हो गया, जैसे लीवर क्या है? आपका मशीन है, वही ख़राब हो जाएगा। किडनी क्या है? आपका मशीन है, वही ख़राब हो जाएगा। छोटी आंत क्या है? मशीन है, वही ख़राब हो जाएगा। तो क्या करोगे?
और ये खराब कैसे होता है? तो भोजन सड़ने से होता है। क्या होता है? भोजन सड़ेगा, और भोजन सड़ेगा तो सबसे छोटी आंत डैमेज हो जाएगा, और छोटी आंत के ही बगल में होता है पित्ताशय। पित्ताशय में स्टोन हो जाएगा, आपको डॉक्टर क्या करेगा? काट के हटा देगा। तो पित्ताशय में स्टोन बनता क्यों है? इसी के लिए बनता है कि भोजन सड़ता है, और चूंकि भोजन सड़ेगा तो कैल्शियम बनेगा, बैक्टीरिया बनेगा। बगल में होता है पित्ताशय, वो छोटी आंत से बैक्टीरिया पहुंचेगा पित्ताशय के बाद, वहाँ पर फालतू चीज़ इकट्ठा कर देगा और वहाँ पर बना देगा स्टोन। और जब स्टोन बनेगा तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको काट के हटा देगा। तो पहला रोग होगा क्या? आपका स्टोन जो पित्ताशय में बनता है वो कैसे बनता है? भोजन के सड़ने से। अगर भोजन सड़ेगा पेट में, पित्ताशय बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम होता है। वो क्या होता है? कैल्शियम। पित्ताशय में क्या होता है? कैल्शियम ज़्यादा होता है। जैसे ही आप भोजन वहाँ पर जाता है तो भोजन पचा नहीं, सड़ा, और जब सड़ गया तो पित्ताशय के पास क्या होता है? गांठ बन जाता है, एक छोटा सा कैल्शियम बन जाता है। अब वही दर्द करना स्टार्ट कर देगा, और जब आपको दर्द करेगा ना तो नानी की याद दिला देगा। क्यों? क्योंकि उसका दर्द ही ऐसा होता है। जिसको हो गया होगा पित्ताशय या स्टोन जिसको बना होगा, उससे पूछिएगा कितना दर्द होता है, जो आपको पता चल जाएगा। तो आपको वो कौन दर्द करता है? वो जो भोजन जब पास करता है ना, और जब भोजन पास किया और स्टोन से टकराता है तो वही पूरा दर्द करता है। इतना भयंकर दर्द होगा कि आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। तो ये होता है पित्ताशय। अब पूरी जानकारी अगर नहीं है तो भोजन खाने के लिए खा लीजिएगा, खाने से कुछ नहीं होता है। आप जितना ही भोजन खा सकते हो, खाने के बाद क्या होगा? मरोगे। तो कहा गया है कि ज़्यादा भोजन खाओगे तो भी मरोगे, तो बेहतर होगा कि कम भोजन करें। क्या? कम भोजन करें। इतना कम भोजन करें कि आपको छोटी आंत को पचाने में किसी भी तरह की भूमिका नहीं बने, एकदम आसानी से भोजन पच जाए। तो आप कम भोजन करें और ज़्यादा दिन जिएँ। ज़्यादा भोजन करना है तो आपको पता चल जाएगा कि 50, 60, 65 बरस की उम्र में आपको जाना है ऊपर। ये तय है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला है। क्या है? ये फॉर्मूला है। आप ज़्यादा भोजन करोगे तो जाओगे ऊपर, कम भोजन करोगे तो नीचे रहोगे। तो आपको तय करना है कि ज़्यादा खाना है या कम खाना है। आज के ज़माना छोड़ दो, पहले के ज़माना में लोग क्या करते थे? राक्षसी भोजन का प्रयोग नहीं होता था, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा भोजन का प्रयोग करते थे, और बिल्कुल बहुत दिनों तक 100 बरस, 110 बरस, 120 बरस तक लोग जीते थे। लेकिन आज की उम्र क्या है? 20 बरस, 25, 30 बरस में ही आपको स्टोन बनता है। स्टोन क्यों बनता है? तो स्टोन बनने का एक रीज़न हम बता दिए हैं। भोजन फालतू का मत खाओ, भोजन उतना ही खाओ जितना कि पेट आसानी से उसे पचा पाए। पचाने के लिए खाओ, ऐसा नहीं कि भोजन खा रहे हो, भोजन सड़ रहा है, मोटा के ढौसा हो गया पूरा एकदम, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो जाता है? वो आपके जीवन को नरक बनाने के लिए तैयार है। क्या है? जीवन को नरक बनाने के लिए तैयार है। डॉक्टर का दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला रहता है, आप जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वहाँ पर नहीं जाएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन बहुत कम, लिटिल मोमेंट में जितना भी कम खाएंगे आपको बेहतर उतना ही फील होगा। तो कम खाएं, ज़्यादा दिन तक ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, ज़्यादा एनर्जेटिक रहें, ज़्यादा एनर्जी आपके पास हो। ठीक है? तो निश्चित तौर पर ये सब आपकी कमियां को दूर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। चलिए, पक्वाशय को हम कल ही बताएंगे, चूँकि आपको डाइजेशन जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहे हैं, आपको बहुत तरह के रोग से आप लड़ सकते हो, इसलिए आपको यहाँ तक बताने का प्रयास रहा है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट मोमेंट हो जाता है, चूँकि आपको कवर अप करना है। पहले कंपटीशन जो में एग्ज़ाम जो आते हैं, कंपटीशन तो निकालना, बायोलॉजी से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कि इससे फालतू क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्योंकि अगर आप 1 से 2 बार इसको देख लेते हैं इस वीडियो को, तो निश्चित तौर पर आपको एक भी क्वेश्चन डाइजेशन से, या जितना भी क्वेश्चन आपको कोशिका ख़त्म कर दिए हैं, कोशिका पूरा पार्ट ख़त्म हो गया है, आप कोशिका को देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए कोशिका से तो फिर कहना कि हाँ बात सही है या गलत है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन वीडियो को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2-3 बार जब तक देखोगे तब वो कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, और जब आपको याद हो जाता है कोई चीज़ तो वो ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है समझने में। तो आप किसी भी चीज़ों को 2 से 3 बार, मैक्सिमम 4 बार तक देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले मोटिवेशन, अगले टॉपिक, अगले सब्जेक्ट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी और मच। और कल जो वीडियो होगा वो
पकवासे, ग्रहणी या डुडोनम से होगा। तो कल का वीडियो इंतज़ार करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।